साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको नंबर सिस्टम सिखाने वाले हैं, ठीक है, यानी संख्या पद्धति। ठीक है, आज की क्लास आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हैं या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं जाननी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गिनती सुनाओ मुझे, ठीक है, या आपको कोई बोले कि गिनती सुनाओ, या किसी भी बच्चे को आप बोलोगे कि गिनती सुनाओ, तो गिनती क्या सुनाएगा? वो सुनाएगा 1 2 3 4 5, यानी ऐसी गिनती जो नेचुरली आपकी ज़ुबान पर आती है। आप किसी को सुनाने को बोलोगे तो नेचुरली वो 1 2 3 4 5 बोलेगा। ठीक है, तो उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर। ठीक, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी होल नंबर जो होता है, होल नंबर क्या होता है? संख्याओं में आप आगे से जब संख्याएं पूर्ण कब होती हैं? जब 0 भी लग जाए। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा समझो, वैसे में तो गिनती 9 तक होती है, 9 के बाद पता ही नहीं है कि 9 के बाद क्या होगा, तो तब 0 की खोज हो गई। ठीक है, तो जब 0 आ गया तो तब संख्याएं आगे बढ़ गई, 10 11 12 10 20, क्योंकि बिना 0 के संख्याएं आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो फिर पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? 0 जिनके साथ जुड़ जाए वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं इनको। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 0 से प्लस की ओर चले, माने 0 से 1 2 3 ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, और इधर की तरफ -1 -2 -3, कहाँ तक? ये भी अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो। समझ में आ रहा है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कैसे? एक वो क्या हो? 1 से विभाजित हो और एक वो उस संख्या से स्वयं विभाजित हो। ठीक है, तो जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 है, ठीक है, 3 है, 4 नहीं होगा, 5 है, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 है, 13 है, फिर 15 नहीं होगा, 17 है। अब देखिए, जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 1 और 1 2 होगा, इन्हीं 2 का भाग इन्हीं 2 से तो कटेगा ही। जैसे 3 है तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। इसके 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड हैं। ऐसे ही अगर 11 को ले लो आप, तो 11 के क्या हो गया? 1 हो गया और 11 हो गया, माने 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। हमने 9 इसलिए नहीं लिया था, देखो 9 नहीं लिया था, 9 इसलिए नहीं लिया था क्योंकि 9 के गुणनखंड क्या हो गया? देखो, एक तो 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 9 हो गया, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना 9 के, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 15 भी नहीं है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है। देखो 15 को आप 1 हो गया इसका गुणनखंड, 3 से भी कट जाता है, 3 पंजे 15, 5 से भी कट जाता है और 15 से भी कट जाता है, तो यानी इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, माने एक उनका गुणनखंड 1 होता है और दूसरा उनका गुणनखंड क्या होता है? वो स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो कैसे, कौन कौन सी होती हैं? देखो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही ये भी अनंत तक।
ठीक है। देखो 4 क्यों होगा, 4 के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, ठीक है। ऐसे 6 के होंगे, 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 9 के भी देखो 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सम संख्याएं यानी इवन नंबर किसे कहते हैं, तो इवन नंबर वो संख्याएं जिनमें क्या होता है 2 का भाग चला जाए, ठीक है, या 2 का गुणनखंड, मतलब 2 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 के टेबल में आती हैं, ठीक है। ये जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। विषम संख्याएं वो कहलाती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, उनको विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये भी अनंत तक, ठीक है। तो इनको विषम संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर कौन सी कहलाती हैं, ठीक है। एक थी भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, और एक है अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। जिनका क्या हो कॉमन गुणनखंड 1 हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या है, कॉमन गुणनखंड 1 है। अगर आप 4 के गुणनखंड करोगे और 5 के गुणनखंड करोगे तो एक ही कॉमन होगा, ठीक है। जैसे आपके पास 13 है और 14 है, ठीक है। इनके गुणनखंड किया आपने तो इन दोनों का गुणनखंड भी एक ही आएगा जो कॉमन होगा, माने 1 होगा इनका गुणनखंड जो कॉमन हो, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी संख्या हो सकती है, जैसे 15 हो गया, इसके साथ 16 हो गया, तो इनके गुणनखंड करे आपने, 15 के गुणनखंड करे तो 15 के 1 आया गुणनखंड, 3 पंजे 15, 15 एकम 15। अब 16 के गुणनखंड किया आपने तो 1 हुआ, 2 हुआ, 4 चौको 16, 8 दूना 16, 16 एकम 16, इतने गुणनखंड हुए 16 के। परंतु कॉमन गुणनखंड क्या है, दोनों में 1 है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको दिया है वास्तविक संख्याएं, यानी इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की क्या होती हैं, एक होती हैं परिमेय, दूसरी होती है अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लिख दो 2/3, ठीक है, एक संख्या ये हो गई, 7/8 हो गई, ठीक, 5 हो गई। 5 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आप 5 को 5/1 लिख सकते हो, ठीक है, या 1/5 हो गई। तो ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे वो रूट वाली संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय होती हैं, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, √12 हो गया। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। √4 नहीं होगा अपरिमेय संख्या, इसलिए नहीं होगा क्योंकि √4 को आप खोलोगे तो बाहर 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो जो रूट में होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट संख्या पता करना है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं स्वयं से गुणा करने के बाद जो बनकर आती हैं। देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 2 में 2 का गुणा किया 4 आया, 3 में 3 का गुणा किया 9 आया, 4 में 4 का गुणा किया 16 आया,
5 में 5 का गुणा किया 25 आया, 6 में 6 का गुणा किया 36 आया, 7 में 7 का गुणा किया 49 आया। तो ये क्या संख्याएं हैं, इन्फिनिटी तक ऐसी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। ठीक है, स्वयं में स्वयं का गुणा, 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया, 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आया, 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब आपको दिया है पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब, वह संख्याएं जिनमें स्वयं का स्वयं में 3 बार गुणा हो। ठीक है, घन माने होता है 3। ठीक है, तो जैसे 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा किया 1 गुणा किया 1 3, 2 गुणा किया 2 गुणा किया 2 8, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, 3 3 9 3 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो ये क्या है, ऐसे ही अनंत तक। तो ये संख्याएं क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्याएं कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको जातीय मान या शुद्ध मान निकालना है। ठीक है, जातीय मान क्या होता है या शुद्ध मान, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू माने चेहरे का मान। चेहरे का मान माने आप ऐसे समझो, आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे आपको दिया है 6 7 3 2 1 9, ऐसी कोई संख्या है। इसमें अगर आपको पूछ दे कि 3 का जातीय मान क्या है, ठीक है, 3 का जातीय मान क्या है, कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 है। अगर आपको 7 की फेस वैल्यू पूछ दे तो 7 की फेस वैल्यू 7 है। आपसे 6 की फेस वैल्यू पूछ दे तो 6 की फेस वैल्यू 6 है। माने 6 का फेस क्या दिखाता है, 6 का चेहरा। तो 6 का चेहरा क्या है, 6 है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो तो उसका अपना मान उतना ही होगा जितनी वह संख्या है, तो उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अगर 9 का पूछता है फेस वैल्यू तो 9 का फेस वैल्यू 9 है। 1 की पूछता है तो 1 की फेस वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब अगर इसी संख्या को मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 7 3 2 1 9, ठीक है, और उसने पूछ दिया प्लेस वैल्यू। प्लेस माने किस स्थान पर वो संख्या है, उस संख्या का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो अब अगर 9 के प्लेस वैल्यू की बात करता है तो 9 का प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक, 1 के प्लेस वैल्यू की बात करता है यानी स्थानीय मान का, तो 1 लिखेंगे, उसके पीछे जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, आपने 1 लिखा, उसके पीछे 1 अंक था तो 1 0। ठीक, वैसे अब 2 की प्लेस वैल्यू पूछता है यानी 2 का स्थानीय मान पूछता है तो 2 लिखेंगे, उसके पीछे 2 0। 3 की पूछता है, 3 लिखेंगे, उसके पीछे जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, 7 की पूछता है तो 7 लिखेंगे, उसके पीछे 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 0। ठीक है, 6 के पूछता है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे, उसके पीछे जितने अंक हैं उतने 0 लिख देंगे आप। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 अंक हैं तो 5 0 लगा देंगे। ठीक है, सबको जोड़ोगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू की 9 किस प्लेस पे है, 9 इकाई के अंक पे है तो 9 का मान 9 आएगा। देखो ये 9 हुआ, 9 में आपने जो एक का स्थानीय मान है वो 10 है, 10 9 19 हो गया ये। फिर 2 का स्थानीय मान 200 है तो 200 10 9 19 219 हो गया यहाँ तक। फिर 3 का 3000 है तो 3219 हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेस वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू भी आपको कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। आई होप ये भी समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, क्योंकि 9 से बड़ा 10, तो वो तो 2 अंक की हो गई 10। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। ठीक है, अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 99 हो गई। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 10 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 999 हो गई। सबसे छोटी पूछता है तो 100 हो गई। अब देखो 100 से छोटी क्या होती है 3, वो 2 अंक की हो जाएगी 99। ठीक है, अगर 3 अंक की बड़ी संख्या पूछता है 999 से एक आगे जोड़ दोगे तो वो तो 4 अंक की हो जाएगी।
ऐसे ही 4 अंक की बड़ी और छोटी संख्याएं ये हो गई। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसने दिया है आपको 23,469 में 4 व 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ठीक है, 4 और 3 के स्थानीय मानों का योग आपको निकालना है। संख्या दी है 2, 3, 4, 6, 9। स्थानीय मान माने वो किस स्थान पर है। ठीक है, तो 4 किस स्थान पर है, 4 लिखा आपने, 4 के पीछे जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, 3 लिखा आपने, 3 के पीछे जितने 0 हैं, जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, तो इन दोनों के स्थानीय मानों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3,400। ठीक है, अब जोड़ना तो आपको आता होगा, एक अंक के नीचे एक अंक लिखेंगे। ठीक है, ये आपने 3000 लिखा, इसमें आपको 400 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 3,400। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। 9,87,521 में 8 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, 8 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या दी गई है आपको, 9, 8, 7, 5, 2, 1। 8 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 लिखोगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 0। ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5 लिखोगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0। ठीक है, उनका अंतर, तो अंतर निकालना है आपको, तो आप 80,000 में से 500 को माइनस कर दोगे तो 0, 0, 5, 9, 7, 79,500 आ गया। ठीक है, 80,000 में से 500 गया तो 79,500, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 73, ये संख्या दी है 734021 में 3 का जातीय मान। ठीक है, जातीय मान माने फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू। तो देखो 3 का फेस क्या दिखाता है, 3 का चेहरा क्या है, 3 का चेहरा 3 दिखाता है, तो जातीय मान 3 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, अब आपको अब पता था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ठीक है, फिर 15 नहीं होती, फिर 17, फिर 19, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताया वो संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं होता है उनका गुणनखंड, माने वो संख्या स्वयं होती है, और एक उनका गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पर जब कभी आपको ऐसे इतनी बड़ी संख्या पूछ दे तो आप कैसे करके निकालोगे, आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये किस संख्या से कट रही है नहीं कट रही है, या इसके गुणनखंड कैसे कितने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस संख्या को देखना है। ठीक है, ये संख्या कितने के नज़दीक है, लगभग 400 के नज़दीक है। ठीक है, 400 के नज़दीक है, तो 400 किसका रूट होता है, माने 400 को अगर आप रूट निकालोगे तो 400 का रूट अगर आपने निकाला, माने 400 का आप अगर रूट निकालते हो तो ये आता है 20। ठीक है, 20 बिसा की 400। ठीक, तो लगभग आपको पता चल गया कि 20 के उससे कम है ये। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ जाओ तो 19 का देखा आपने, तो 19 का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 19 की 361। ठीक है, यानी 361 से भी छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो 341 है वो 19 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो 19 के स्क्वायर से छोटा है, तो 19 से छोटे जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे आप चेक करके देखोगे कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो आपने 2 से देखा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखा, 7 से भी नहीं जाएगा। अब आपने 11 से देखा, तो 11 3 33 फिर 11 कम 11, यानी 11 से इसमें भाग चला जा रहा है। तो यानी जो इसके फैक्टर हो गए इस संख्या के, ये हो गया 1, एक दूसरा हो गया 11 और एक 341 तो है ही, ठीक है। तो 11 3 33, एक बचा 11 कम 11, कट जा रहा है ना 11 से 341। तो यानी जो ये 341 है इसके 3 फैक्टर निकल आए, ठीक है। तो इसके जब 3 फैक्टर निकल आए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या के क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं केवल, ठीक है। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है 512 गुणा गया 386 गुणा गया 219 गुणा गया 812 में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। अगर आप एग्ज़ाम में इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो आपको तो पूरा साल लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। साल लगने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इकाई का अंक देखा आपने, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 9 है, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 2 है, ठीक है। तो आप इकाई के अंक से इकाई के अंक में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है। तो 18 में इकाई का अंक 8 हुआ, ठीक है। 18 आया ना, 9 दूना 18, तो 18 में इकाई का अंक इधर से शुरू होता है, इकाई का अंक इकाई दाई सैकड़ा हज़ार ऐसे शुरू होता है। इकाई का अंक 8 आया, 9 दूना 18, तो इकाई का अंक 8 आ गया। अब इस 8 का मल्टीप्लाई फिर इस 6 में करोगे, ठीक। तो 8 छके 48, यानी इकाई का अंक फिर से 8 आ गया, ठीक। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे तो 8 दूना 16 आया, तो इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया, इस संख्या में इकाई का अंक आ गया 6। कैसे करके देखो, आपने इधर से भी कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया, 2 छके 12, 12 में इकाई का अंक 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 9 में, 2 9 में 18, इकाई का अंक 8, 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक 6, यानी इकाई का अंक आ गया 6, ठीक है। आपको एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने क्या बोला आपको, इकाई के अंक से इकाई के अंक में आप मल्टीप्लाई कर दो। इधर इकाई का अंक 2 है, इधर 9 है, तो 2 9 में 18, तो 18 में इकाई का अंक 8, ठीक है। 8 पंजे 40, तो इकाई का अंक 0। जब इकाई का अंक 0 निकल आया तो यानी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा 0, ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है 200 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 200 में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आप 200 लिखोगे, ठीक है, इसके फैक्टर कर दोगे, फैक्टर करना शुरू करोगे 2 से, 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 25 हुआ, 25 में 200 तो जाएगा नहीं, अब 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। अब आपने देखा 2 कितने हैं, 1 2 3, यानी 2 कितने हैं, 2 की घात 3 है, ठीक है, गुणा गया। 5 कितने हैं, 5 हैं 1 2, यानी 5 की घात 2, ठीक है। आपको पता चल गया कि 2 3 है इसमें और 5 2 है। आपको पूछा है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 5 आ गए। देखो 3 ये हो गए, धन 2, 5 हो गए। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन आपको ऐसे मल्टीप्लाई में दे दे और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख के बताया है, ठीक है। जब आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा पावर में क्यों लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 3, यानी 2 एक बार है, 2 एक बार है, 2 एक बार है, 3 अभाज्य गुणनखंड तो इस संख्या के ये हो गए, ठीक है। 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड हो गए 200 के, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब
650 के अभाज्य गुणनखंड तथा सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको 650 के निकालने हैं, तो 650 के कैसे निकालोगे? 650 लिखा आपने, ठीक है, इसके भी आप फैक्टर कर दो। ठीक है, फैक्टर कैसे करोगे? आपने सबसे पहले 2 से भाग दोगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो अब 5 से दोगे, तो 5 छक्के 30, 25, 5 पंजे 25, 5 इकाई अंक, तो फिर से 5 से दोगे, 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 3 15। ठीक है, अब 13 में किसी संख्या से भाग जाएगा नहीं, 13 से छोटी, तो आप फिर 13 से दे दोगे, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो यानी क्या आया? ये 2 की पावर 1 आया, गुणा गया 5 की पावर 2 आया, गुणा गया 13 की पावर 1 आया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? ये मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अभाज्य गुणनखंड 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 4 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 है, 1 5 है, 1 5 है और 1 13 है। ये चारों ही तो अभाज्य गुणनखंड है इस संख्या के। ठीक है, अब दूसरा पूछ दिया उसने कि सभी गुणनखंड ज्ञात करने, तो सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हो आप? ये जो दिया है सभी गुणनखंड निकालने के लिए 2 दिया है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 13 की पावर 1 है। ठीक है, ये आया था। आपको भी सभी गुणनखंड निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? प्रत्येक की पावर में 1 कर दोगे प्लस। ठीक है, जब क्या पूछा हो? सभी गुणनखंड पूछा हो कि सब कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब ये कितना हुआ? बेस को आप कट कर दोगे सभी गुणनखंड निकालने के लिए, तो ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी इसके टोटल गुणनखंड कितने हो गए? कुल गुणनखंड इसके 12 हो गए। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है 14 की घात 12 गुणा गया 10 की घात 18 गुणा गया 7 की घात 12 गुणा गया 11 की घात 13 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ठीक है, इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले आप क्या करोगे? 14 के फैक्टर कर दोगे। ठीक है, तो 14 के फैक्टर कैसे कर सकते हो आप? 14 को तोड़ दो, 2 गुणा गया 7, 2 7 14 होता है। ठीक है, इनकी पावर 12 है। ठीक है, 10 को कैसे तोड़ोगे? 10 को तोड़ दोगे, 2 गुणा गया 5, यानी 2 पंजे 10, इसकी घात 18। 7 को आप तोड़ नहीं सकते तो 7 को ऐसे ही लिख दो, 11 को तोड़ नहीं सकते तो 11 को भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब 2 गुणा गया 7 की घात 12 है, तो आप क्या कर दो? इनको अलग अलग कर दो, तो 2 की घात 12 गुणा गया 7 की घात 12 गुणा गया 2 की घात 18 गुणा गया 5 की घात 18 गुणा गया 7 की घात 12 गुणा गया 11 की घात 13। ठीक है, ये आपने तोड़ दिया, इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आप इसकी पावर जितनी है सब में देखो, 2 क्या है? 12 बार गुणा है। ठीक है, 2 के पावर 12 माने 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आप 12 12 12 24, 24 में 18 जोड़ोगे, 24 और 10 34 और 8 42, 42 और 18 60, 60 और 12 72, 72 और 13 85। तो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 85 आ गए। देखो 3 2 5 8 5 13 21 23 25 का 5 यहाँ से लगा 2 और 1 3 4 5 6 7 8, यानी 85 हो गए। ठीक है, तो आई होप जोड़ना है आपको ये आता होगा, जोड़ तो आप लोगे। ठीक है, ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड, टोटल अभाज्य गुणनखंड। अब अगर वो पूछ दे कि इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे,
ठीक है। तो कुल गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब में +1 करना पड़ेगा पावर में, ठीक है, और उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने टोटल गुणनखंड निकल आएंगे, ठीक है। अब आपको जैसे दिया है दूसरा क्वेश्चन, इसमें 10वां क्वेश्चन दिया है 30 की घात 5, 21 की घात 6, 38 की घात 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड 30 को तोड़ दो आप। 30 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 2 3 6 5 30, इसकी पावर 5। 21 को तोड़ दो, 3 गुणा गया 7, 3 7 21, इसकी पावर 6। 38 को तोड़ना है आपको, तो 38 कितने से टूटेगा, 2 में 19 दूना 38, ठीक है। अब क्या करो, इनकी पावर अलग कर दो, सबकी पावर आपको अलग अलग करनी है, ठीक है। तो आप लिख दोगे 2 की पावर 5 गुणा गया 3 की पावर 5 गुणा गया 5 की पावर 5 गुणा गया 3 की पावर 6 गुणा गया 7 की पावर 6 गुणा गया 2 की पावर 12 गुणा गया 19 की पावर 12, ठीक। अब जितनी पावर है इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है। तो 12 दूना 24, 24 से 36, 30 और 6 36 और 15, तो 36 और 15 को आप जोड़ दोगे। 5 दूना 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 51। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 51 आ गए, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको दिया है 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 65 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो प्रत्येक संख्या है इनमें जो पावर है उसमें 4 से भाग दो दोगे, ठीक है। पावर में क्या करना है, आपको 4 से भाग देना है, ठीक है। तो 71 में आपने 4 से भाग दिया, तो 4 एकम 4 31, 4 7 28, तो तब बचा 7 की घात 3 बचा, ठीक है। इसमें 59 है, ये 59 है, ठीक है। 59 में आपने भाग दिया 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 19, 4 चौकू 16, तो यानी 17 18 19, 6 की घात 3 बचा। 65 में दोगे 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 2 बचा, उसके बाद हो जाएगा 25, तो 4 छके 24, यानी 3 बचेगा, 3 की घात 1 ही बचेगा। तो देखो अब 7 का पावर 3, तो देखो 7 सते, आप इसको ऐसा कर दोगे ना, 7 गुणा गया 7 गुणा गया 7, फिर ये हो जाएगा 6 गुणा गया 6 गुणा गया 6 गुणा गया 3, ठीक है। इनको मैंने खोल दिया, तो देखो 7 सते 49, इकाई अंक बचा 9, 9 सते 63, इकाई अंक 3, 3 छके 18, इकाई अंक 8, 8 छके 48, इकाई अंक 8, 8 छके 48, इकाई अंक 8, 8 3 24, इकाई अंक 4, यानी इन सब का इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब ये दिया है आपको 3127 की पावर 173 में इकाई अंक कितना है, ठीक है। इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो मैंने बोला आपको क्या करोगे, आप पावर में 4 का भाग दोगे, 4 चौकू 16, 1 बचेगा 13, तो फिर 4 3 12, तो यानी 7 की पावर 1 बचा, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 7, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।